विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूं। तो कक्षा 12 की मैथ में आपने जैसा कि देखा है पिछले कुछ वीडियो में आपको दो टॉपिक पढ़ाया गया, दो अभ्यास। तो उन दो अभ्यास में क्या था आपका, एक था अवकलन और आपका एक था अवकलन का अनुप्रयोग। अब ये दोनों अभ्यास आप तो अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि अवकलन कैसे किया जाता है या अवकलन के अनुप्रयोग की सवालें कैसे लगाई जाती हैं। आप इन चीज़ों के विषय पर हम आपसे पहले से चर्चा कर चुके हैं। अब आपको समाकलन आज का अभ्यास हम पढ़ाने चल रहे हैं, शुरू करने, वह हमारा किससे रिलेटेड है, समाकलन से। तो समाकलन हम जानते हैं बिना अवकलन के समाकलन हम नहीं कर सकते। पहली चीज़, क्योंकि अगर हम समाकलन करेंगे तो समाकलन होता है साथ में उसमें कहीं ना कहीं अवकलन का प्रयोग होगा, वो तो हम आपको सवाल में बताएंगे कैसे होता है। इसलिए आपको क्या है, बिना अवकलन के समाकलन होता नहीं, तो इसीलिए आपको हम सबसे पहले क्या पढ़ाएं, अवकलन, फिर इसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग। अब जो पढ़ाएंगे वह है हमारा समाकलन। देखने में तो लगता है समाकलन की सवालें क्या हैं, कुछ कठिन सी लगती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि सवाल में आपको कोई भी समस्या ना हो। तो सवाल में किन किन चीज़ों का उपयोग है, आइए उसी के विषय में चर्चा करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो समाकलन अवकलन का प्रमुख सूत्र क्या होता था हमारा, जो यहाँ पे बीजगणित के लिए यूज होता है, जैसे x⁻2y बराबर हो, तो इनमें क्या यूज होता है, अवकलन में क्या होता है, y बराबर, अगर क्या होता था dy/dx, अगर देखेंगे x की पावर n जो होता था इस प्रकार से, तो n x की पावर n -1 होता था। क्या होता था, इसमें घातें हमारे कम होती थी। जैसे x की पावर y बराबर n है, अगर हम कहते थे कि अवकलन करना है तो अवकलन में क्या होता था, x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये घात बाहर आती थी और इस घात में एक की कमी होती थी, मतलब लेस होता था, एक घटाया जाता था। तो ये आपका क्या है, अवकलन का बीजगणितीय प्रथम फार्मूला है, आप कह सकते हैं कि ये बेसिक है इसका। और इसी से संबंधित हमारे पास है समाकलन। और समाकलन में क्या होता है, अब अगर हमारे पास x की पावर n dx, अगर हम समाकलन करेंगे तो इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो क्या होता है, यहाँ पे x की पावर n+1/n+1 के रूप में ये होता है आपका। इनमें जो ये चीज़ हमारा बनेगा तो यह क्या बनता है, मतलब बेसिक सूत्र है। घातें एक बार क्या होती हैं, प्लस होती हैं, फिर आपका जो घात होती है वह बटे में ऐड हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक फार्मूला है जो कि इसे आपको याद रखना होगा। और ये जो होता है समाकलन का चिन्ह है, जो समाकलन यानी इंटीग्रेशन होता है उसका ये चिन्ह है आपका, तो ये आपका इसके लिए ये सूत्र होता है। अब आइए देखते हैं इस पर सवालें कैसे लगाएंगे। अब देख लिए दोनों, अवकलन का प्रथम सूत्र यानी बीजगणित से रिलेटेड क्या बनाता है और समाकलन का क्या। अवकलन में ध्यान रखना है कि अवकलन में घातें हमेशा क्या होती हैं, घट जाती हैं, और समाकलन में क्या होता है, बढ़ती हैं घातें आपका। तो दोनों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि समाकलन में आपको A to Z कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सवाल को देखेंगे अगर यहाँ पे, तो जैसे हमारे सामने मान लेते हैं x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का ये चिन्ह होता है dx। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बोल दें कि इसका समाकलन क्या होगा, अब समाकलन क्या होगा इसकी बात करते हैं, तो आपको सूत्र तो याद होना चाहिए। सूत्र याद होने का मतलब हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, जो आपका बेसिक फार्मूला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n-1/n+1+c के रूप में चलता है। इसे हम याद रखेंगे क्योंकि हम जो आज के वीडियो में सवाल बताने वाले हैं वह हमारी पूरी की पूरी सवाल इसी सूत्र से रिलेटेड होगी। तो ये तो आप जान गए कि समाकलन का चिन्ह होता है x की पावर n के रूप में अगर होगा तो उसका समाकलन क्या बन जाता है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो ये घात में एक प्लस होता है और बटे में आपका एक प्लस होता है, जो ये प्लस c है
ये स्वेच्छ चर है, ये आपका स्वेच्छ अचर है, वैल्यू है एक, तो ये इसका मतलब होता है कोई वैल्यू। तो ये सी क्यों लिखा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पर जो होगा इस सवाल को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा समाकलन में। अगर ऐसा सवाल दिया है तो बिल्कुल इसी सूत्र पे देखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या है x की पावर यहाँ था यहाँ भी है, अब प्लस में 1 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे हम भी क्या करते हैं 1 जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। अब बटे आपका यहाँ n है तो n क्या चीज़ होता है, घात है इसमें, क्योंकि आपका ये भी घात है तो 2 आएगा, प्लस में 1 ऐड हो रहा है घातों में तो ऐड कर देते हैं, प्लस आपका c लिखते हैं, ये बना रहेगा क्योंकि ये स्वेच्छ चर है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई यहाँ पे विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा x की पावर 3 बटे आपका 3 प्लस c के रूप में, यह हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है इस सवाल का। यानी अगर आपका बीजगणित के फंक्शन के रूप में अगर किसी का समाकलन करने को कहेगा तो सूत्र आपका ये लगेगा, इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। या इसी में और भी सवाल और तरीके से मिल सकते हैं, जैसे कि हम अवकलन में ध्यान दोगे तो अवकलन के पहले वीडियो में बताया था कि आपकी बहुत सारे प्रकार से सवाल दिए जाए, जैसे आपका ये हो और यहाँ पे आपका रूट में हो, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल थे वहाँ पे। तो उस प्रकार का अवकलन कैसे करते हैं तो उसी प्रकार से आप समाकलन में भी देख लेते हैं। तो समाकलन में आप देखेंगे समाकलन में एक चीज़ और होता है, जैसे आपका यहाँ पे c जो जुड़ता है c क्यों आ जाता है। जैसे सवाल में अगर हम देखेंगे इंटीग्रेशन, अगर हम यहाँ पे कर दें x² + 2 dx, ये बातें हो जाए तो अगर हम कहते हैं इसका समाकलन क्या बनेगा तो समाकलन में क्या होगा अलग अलग ज्ञात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका तो होगा समाकलन क्या जो पिछला था भाई x की घात में 2 + 1 करेंगे 2 + 1 होगा। अब जो हमारा ये कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा तो इसके लिए समाकलन में क्या बनता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2x बन जाता है प्लस में c, अर्थात यहाँ पे x पावर 3 बटे आपका 3 + 2x प्लस c के रूप में ये चीज़ आपका हो जाता है। तो ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये x कहाँ से मिल गया, अब इसकी समस्या है तो इसे समझते हैं। अगर यहाँ पे हम कह दें 1 dx यानी कि 1 का समाकलन करना है या हमें 2 का समाकलन करना है, अकेले देखते हैं कोई भी संख्या है तो उसके लिए क्या बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे घात कितनी है 0 है। अब घात 0 है या फिर हम इसे इस रूप में लिख देते हैं कि यानी कि ये 2 है, कोई चर लेते हैं जिसकी घात क्या हो जाए 0। अब आप बताइए किसी भी चर की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 के साथ 1 रख के 1 का गुणा कराएंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, 2 ही तो आएगा जो हम अवकलन यहाँ पे समाकलन जिसका कर रहे थे। तो यानी कि हम इतने को अगर इतना लिखें तो कोई समस्या नहीं होगी कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया गया। अब 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है तो ये गुणांक के रूप में है तो बाहर लिख सकते हैं, 2 तो हमारा आ गया बाहर। अब बात फंस गई इसके लिए क्या होगा समाकलन, तो x की पावर क्या होगा n का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0 है और +1 होता है। अब बटे आपका क्या हो जाएगा n घात जो है वो हमारा 0 है प्लस में 1 प्लस c होता है। अब आपका क्या होगा 2 तो बना रहेगा, x है, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा तो x की घात 1 के रूप में इस प्रकार से बन जाएगी। बटे आपका 1 होगा प्लस c के रूप में या 2x + c बनाएगा, 1 से भाग देंगे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि हमारा ये आएगा। तो इसी प्रकार से होता है आपका यहाँ पे ये जो चीज़ बनता है। और अवकलन में क्या चीज़ बताया था जो यहाँ पे आपका जुड़ता है सी, तो ये इसीलिए आपका जुड़ जाता है सी। अब जो अगर अवकलन में बात होती थी तो अवकलन को थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। अवकलन में अगर ये चीज़ यहाँ पे अगर y बराबर दिया है x² + 2 के रूप में अगर कहा जाता था अवकलन करने के लिए तो क्या करते थे यहाँ पे dy/dx बराबर घातें क्या होती थी बाहर आती थी, कम होती थी, 1 2 में 1 घटाएंगे। अब ये कांस्टेंट होता था तो क्या मान लिया जाता था 0 के रूप में।
इस प्रकार से बनता था। उसी के लिए जो यहाँ पे जीरो होता है उसी को मान के चलते हैं कि हो सकता है इसमें कोई संख्या जीरो रही हो, जिसके लिए हम सी अपनी तरफ से लगाते चलते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सवाल में आपको अच्छे से समझाएंगे, इसको देखते चलिए, चूँकि ये बेसिक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसे हम बताएंगे सी कैसे आता है। तो इस प्रकार से यहाँ समझ गए होंगे कि इस 2 पर आपका 2 के साथ x कैसे आया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी 2 का अवकलन समाकलन कर रहे हैं तो अगर किसी भी चर को मान लेते हैं उसकी घात 0 हो जाए, जब 0 हो गई तो ये तो कांस्टेंट बन गया, बाहर आ गया, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे इसी फार्मूले में रख के, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। तो आगे देखते हैं किसी और सवाल को। अब जैसे समझते हैं कोई आपके पास सवाल हो, इंटीग्रेशन हो। अब इंटीग्रेशन में सवाल इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि dx/x पावर 3। अब आपसे कह दिया जाए कि इसका समाकलन करिए, क्या प्राप्त होता है हमें। तो समाकलन प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये है हमारा मूल फोकस होना चाहिए कि हम इसको क्या बनाएं। ये तो हर में है, अंश में ले जाते हैं, इस रूप में बनाते हैं। जब इस रूप में बना लेंगे तो सवाल तो आराम से हल हो गया। तो इस सवाल को इस रूप में बनाते हैं। अब इस रूप में बनाने के लिए क्या होगा, अब ये बटे में लिखा गया है, ऊपर जाएगा तो क्या बन सकता है। अगर आपको नॉलेज है तभी तो आप सवाल लगा सकते हो। यही छोटी छोटी कमियां होती हैं जो क्या सवाल को लगाने में प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये प्लस में है, नीचे है, ऊपर जाएगा, अगर हम जानते हैं माइनस में होता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी हम इतना बना सकते हैं। जब हमारे पास ये इतना बन जाता है तो क्या हो गया, फिर से हमें प्राप्त हो गया इसके जैसा। अब यही फार्मूला तो फिर से यूज कर सकते हैं। जब इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है हमारे पास, एक बार क्या करेंगे, x की पावर -3 है, +1 होता है, ऐड होता है, फिर आपका क्या होता है -3 में +1 ऐड होता है, प्लस में c जो स्वेच्छाचार चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 में 1 घटाएंगे, क्या होगा x की पावर -2, यहाँ क्या आएगा -2 + c के रूप में। या तो हम मान लेते हैं कि हमारा यही आंसर है। एक चीज़, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा, इस स्टेप पर भी हम आंसर मान सकते हैं, या हमें और ज़्यादा हल करना आ रहा है तो हम और ज़्यादा हल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो -1, अब माइनस में 2 आया है तो ये चाहे जहाँ ऊपर नीचे माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 हम लिखते हैं। अब यहाँ पे घात -2 है, अगर बताओ नीचे लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, तो वो नीचे आपका प्लस में था, ऊपर गया माइनस में हो गया। अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आने पर कैसा बन जाएगा, प्लस में। तो x की पावर 2 + c के रूप में, तो इसे भी हम आंसर मान सकते हैं। मतलब अब जिस भी स्टेप पे ले जाकर रखोगे आपका हल करने के बाद, अगर आप आगे हल कर सकते हो तो आगे आंसर बना दो, नहीं तो उसी पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से सवाल को लगाते हो। सवाल आपको ये नहीं जरूरी है कि वह आपका एक ही रूप में चलता रहे, ऐसे आपका घात के रूप में दे और घात को आपका क्या है छोटा बड़ा कर दे, ऐसी बात नहीं है। सवाल ऐसे तो रहेंगे, इसके साथ साथ सवालों में और परिवर्तन आएगा। जैसे यहाँ पे सवालों में, अगर सवालों को देखें इसमें, तो सवालें हमारे सामने और भी प्रकार से लाई जा सकती हैं। जैसे अब अगर हम कह दें यहाँ पे कि रूट में x है, अब इसका समाकलन जरा करके बताओ तो क्या हो सकता है इसका समाकलन। तो समाकलन इसके समाकलन में क्या करता है, पहले तो ये घात के रूप में नहीं है, रूट में है, तो इसे हम क्या करते हैं घात के रूप में बनाते हैं। अगर ये घात के रूप में बन जाए तब तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो घात के रूप में बनाने के लिए अगर हम बता दें कोई संख्या रूट में है, हम कहें कि रूट नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हैं, रूट नहीं लिखना है तो रूट की हटेगा तो 1/2 पावर आएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 dx। अब तो फिर से बात वही होगी पुराने सूत्र पे। तो यहाँ से हल कर सकते हैं सवाल को। हल करने का मतलब हो गया, जैसे अब हल करेंगे तो क्या होगा, एक बार घात में 1 जुड़ता है, एक बार आपका वही घात नीचे लिख कर उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ 2 × 9 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी x की घात 3/2 और यहाँ पे 3/2, ये बटे हैं ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम बना सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 + c के रूप में। यह भी हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल हो, ये अगर आपका बीजगणित से रिलेटेड है यानी x की पावर n के रूप में बन जा रहा है, तो उसको हल करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र का यूज आप कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर सवाल हमारा कुछ भी आया तो हम बना सकते हैं। अब जैसे आप लगाना, कुछ सवाल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x पावर 5 dx और आपका x पावर -4 dx और यहाँ पे x की dx बटे x की पावर 2। अब इन सवालों को आप खुद ही लगा के आजमाना इसी सूत्र पे। तो चलते हैं एक और अगले टॉपिक पे, लेकिन सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बाकी आपका सूत्र का प्रयोग यही होगा। अब देखना यहाँ पे क्या बन जाता है। अब हम जैसे यहाँ पे सवाल लिखते हैं x² + 4x प्लस आपके सामने यहाँ पे दे देते हैं 1 dx। अब बात आ जाए कि ऐसी सवालों का समाकलन करना है तो क्या आएगा समाकलन इसका। अब ध्यान देना, इसमें पूरी बात इसी एक ही सूत्र से होगी क्योंकि बीजगणित से रिलेटेड है पूरा फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब समाकलन करेंगे वहाँ तो एक ही फंक्शन आता था, आराम से कर देते थे, घातों को एक बार ऊपर जोड़ देते थे, एक बार घात को नीचे ले जाकर +1 को ऐड कर दिया जाता था। यहाँ होगा तो वही चीज़, लेकिन यहाँ क्या है, ये वहाँ एक पद होता था, यहाँ 3 पदों में डिवाइड है, तो तीनों पदों के लिए वही प्रक्रिया। तो यहाँ पे पहले पद में x की पावर 2, अब ध्यान देना, आपको सूत्र याद होना चाहिए, x की पावर 2 तो था पहले से, 1 जुड़ गया, अब बट्टे में भी तो जुड़ना चाहिए। अब प्लस आपका क्या है, 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर लिखा जाएगा, लेकिन हमारे पास जो ये है इसमें क्या करते हैं, 1 तो इसकी घात है ही, 1 और जोड़ेंगे, यहाँ पे घात 1 थी, 1 और जुड़ जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। प्लस में 1 का समाकलन x बनता है, अभी आपको बताया कैसे बनता है। 1 हमारा कांस्टेंट है, अब कोई भी चर है उसकी वैल्यू x 0 मान लो, यानी कि ये कुल मिला के किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी का समाकलन कर देना, जब इसी का समाकलन कराएंगे तो यह हमारा क्या होता है, x के बराबर प्राप्त होता है। अभी आपको बताया भी है कि 1 तो हमारा कांस्टेंट है, x की पावर 0 में +1 करते हैं यहाँ पे, और 0 में +1 करके देख लेते हैं, तो यह हमारा कुल मिला के बनता है ये चीज़, अर्थात x। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या था, 0 था, 0 में क्या है आपका 1 ऐड करेंगे x की पावर 1 के रूप में, इस प्रकार से। अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x, आप समझ गए होंगे यहाँ से कैसे आपका 1 के साथ x आ रहा है, तो प्लस में c। अब ये चीज़ तो हमारा हो गया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया है, अगर आप जब सीख जाएंगे इसे करना तो कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जोड़ देते हैं 2 1 3 हो गया, बटे में 3 प्लस आपका 4 और 1 1 2 हो गया, और x की घात 2 हो गई, प्लस में x प्लस c, 2 से 4 को काट दो, यहाँ पे x³ बटे 3 हो गया, और प्लस आपका 2x² प्लस x प्लस c, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे लगाने के लिए, तो उन सवालों को क्या है हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, और देख लेते हैं कुछ सवालों को। तो क्या है, पहले आपको बताया कि एक पद से रिलेटेड अब कई पद आएंगे, 2 पद 3 पद 4 पद या उससे अधिक आ जाएंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है सवालों में आपके सामने, जैसे हम यहाँ इंटीग्रेशन में लिख देते हैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 प्लस आपका यहाँ पे x की पावर 2, पूरे का बटे लिख देते हैं x² और dx। अब हम आपसे कह देते हैं कि इसका समाकलन ज्ञात करो। तो यहाँ पर अब देखने में लग गया कि सवाल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं, इस x² से बटे में, बटे का मतलब भाग, नीचे वाले से ऊपर वाले भाग जो बचता है उसी का समाकलन कर देते हैं। तो भाग देने का प्रोसेस है, ऊपर सब में देखेंगे तो x² हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करने के लिए कर लिए x² कॉमन, तो बचा क्या, x² प्लस x की पावर 4 प्लस 1 बटे आपका x² dx, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, x² प्लस x पावर 4 प्लस 1 dx। अब तो क्या हो गया, 3 पदों में हो गया, पिछले जैसा सवाल बन गया। तो क्या करते हैं, हल करेंगे, इसमें घात में 1 जोड़ेंगे, 3 हो गया, बटे में भी 3 न, प्लस आपका
एक्स की पावर 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गए। अब इसमें हम क्या है, जो 5 ऊपर है वही नीचे आ जाएगा आपका बटे में, प्लस में 1 का समाकलन आपको अभी बताया पिछले सवाल में कि x बन जाएगा प्लस में c। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको इसी सूत्र पे आज आपको समाकलन सिखाने का प्रयास किए तो आप समझ गए होंगे कैसे समाकलन लगता है, या इनसे जुड़े कुछ सवाल हम आपको क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। अब लगा के सवाल का आंसर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको देना होगा। तो इस सवाल में या किसी प्रकार की समाकलन में समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 81 27 14 84 33 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।